स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पहली बहस लेकर हाजिर है। क्या आरक्षण के लिए अब लोगों की हत्या कर दी जाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कल यूपी के गाजीपुर में आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रही एक भीड़ ने एक पुलिस कांस्टेबल को पीट कर मार डाला। कल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग पीएम की रैली में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। शहर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। इस बीच पीएम की रैली से लौट रहे पुलिस की टीम से इनका सामना हुआ। पगलाई भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथरा। कांस्टेबल इस भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उन्हें पीट कर मार डाला। पुलिस वालों पर हमले का एक और वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में कुछ लोग सड़क किनारे खड़े एक सिपाही को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसे पीटने लगते हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। ये वीडियो कांस्टेबल सुरेश वत्स पर हुए हमले का नहीं है, लेकिन कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस धरपकड़ कर रही है। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल गाजीपुर में कांस्टेबल की हत्या हुई तो प्रयागराज में बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्त के भतीजे को भी गोली मार दी गई। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये गाजीपुर के नौनेरा थाना इलाके की है। अब दो तस्वीरें आपके सामने, और ये दो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से लोग बेखौफ हैं, प्रदर्शन के नाम पर किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। वहीं प्रयागराज में जहां पर कुंभ की तैयारी है, तमाम प्रशासनिक और तमाम पुलिस का अमला वहां पर है। वहां पर बीजेपी सांसद के भतीजे को गोली मार दी जाती है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। दो तस्वीरें इस वक्त हैं। सवाल यह कि क्या अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है? यह सवाल है जो कि हम इस बहस के साथ उठाने जा रहे हैं। और बहस भी इस मुद्दे पर कि क्या आरक्षण को लेकर अब स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि उसके लिए किसी की भी हत्या कर दी जाएगी। आखिर आरक्षण के लिए हत्या कितनी जायज है, या ऐसे मौकों पर इतना संगीन इस तरह की स्थिति का प्रदर्शन करना, हालात ऐसे पैदा कर देना, आखिर इसकी वजह क्या है? समाज और लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? पुलिस प्रशासन आखिरकार फेल क्यों नजर आ रहा है? तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर गाजीपुर के उस इलाके से जहां पर इस पुलिस वाले को पकड़कर मारने की कोशिश की गई। ईंट पत्थर की चोट थी, दवा दवा मारा जाता है। बचने का प्रयास सिपाहियों ने किया था, तो वही सब चोटें थी। बाकी सर बच गया था कि हेलमेट लगाया था, उन्होंने बताया था। सेफ्टी गार्ड सीने पे लगाया था, पीठ पे लगाया था, तो पीठ और सर और पे चोट तो नहीं थी। जहां पे नहीं सेफ्टी गार्ड था, जैसे पैर में, वहीं चोट आई थी उनको। हम लोग वीवीआईपी ड्यूटी बाद समाप्त जा रहे थे थाने पर। वहाँ पे जैसे अटवा मोड़ जो पुल है, पहले क्षतिग्रस्त पुल है, वहाँ पे हम लोग पहुंचे। कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जाम लग गया। तो कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि आप वहीं पे मौके पर रह के आप वहाँ जाम को छोड़ा दें। जब जाम को छोड़ाने लगे, निषाद समुदाय के कुछ लोग थे जो अपनी मांग रहे थे कि कहीं उन लोगों की कहीं गिरफ्तारी हुई थी। तो हम लोग काफी प्रयास किए, समझाया बुझाया गया, लेकिन वो लोग माने नहीं। फिर उसके बाद ईंट पत्थर लेके चलाने एक बार की, लाठी डंडा ईंट पत्थर। और पहली बस हमारे यहां पर कि कांस्टेबल की हत्या हो गई है, सांसद के भतीजे को गोली मार दी गई है। क्या आरक्षण के लिए हत्या जायज है? आखिर समाज में हो क्या रहा है इस वक्त? उत्तर प्रदेश में हालात आखिर इस तरीके से क्यों हो रहे हैं कि कोई भी भीड़, कोई भी ग्रुप अपने हाथ में कानून को ले लेता है? शाइना एनसी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है आपका शाइना इस पहली बहस में। साथ ही हमारे साथ निमिष कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रहे हैं। पहले शाइना, आपसे बात करना चाहूंगा। सवाल यही कि यूपी में इस वक्त आखिर हो क्या रहा है? क्या ये एक साजिश ही है, या यहां पर हाथ से स्थिति निकलती हुई दिख रही है? देखिए, ये साफ तौर से एक साजिश है, जहां आप देखते हैं कि एक रैली के बाद लोग जो वापस जा रहे हैं, अपने जगह पुलिस अपना काम कर रही है। हम मानते हैं कि कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है बुनियादी तौर पे, लेकिन तहकीकात की आवश्यकता है ताकि हम देखें कि कानून का खौफ हो।
हम जानते हैं कि यूपी सरकार में बहुत सारे हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि अलग अलग समुदाय के लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी कभार राजनीतिक लाभ के लिए भी खड़ा करते हैं, जहां वो अस्थिर करना चाहते हैं योगी सरकार को। तो मैं मानती हूं कि तहकीकात होने के बाद चर्चा करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन प्रतापगढ़ हो या गाजीपुर, मैं मानती हूं कि पुलिस ने जो बयान दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक मॉब ऐसा आता है और इसमें एक आध व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि समाज में ही कानून व्यवस्था नहीं है। 2019 के चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोग भी भावुक हो गए हैं, और वो अपनी जगह, लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि कैसे ये पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लाए, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जरूरी है। जी शाइना, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, लेकिन आपसे ही अभी दूसरा सवाल आपसे ही लेना चाहूंगा। बुलंदशहर के बाद अभी गाजीपुर में यह हालात पैदा हुए, प्रधानमंत्री की रैली थी, एक वीवीआईपी मूवमेंट था, और उसके बाद प्रयागराज से भी खबर आती है वहां पर सांसद के भतीजे को गोली मार दी जाती है। कहीं ना कहीं इसको साजिश से जोड़कर कितना देखा जाना चाहिए? फेलियर तो दिख रहा है, एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही हैं, ये केवल साजिश तक सीमित कर दिया जाए, कहां तक ठीक होगा? देखिए, ये एक फेलियर नहीं है जब भीड़ इकट्ठा होती है, और खास तौर से प्रधानमंत्री के रैली के बाद जब वापस जा रहे हैं तो एक आध व्यक्ति जो पूरे क्राउड में एक षड्यंत्र चलाते हैं, तो ये एक सही रूप में एक पॉलिटिकल कैंपेन, एक कैंपेन टू टार्निश द इमेज ऑफ योगी आदित्यनाथ। और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं उसमें अचानक से कोई ऐसे उभर के आए, तो मैं मानती हूं कि षड्यंत्र जरूर हो सकता है, साजिश जरूर हो सकता है, इसलिए तहकीकात की आवश्यकता है। रही बात, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की, तो बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं जो हाथ के बाहर जा सकते हैं जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि यूपी पुलिस ने जो काम किया है योगी आदित्यनाथ आए उसके बाद, वो है कि टू कंटेन सिचुएशंस का, ताकि कोई भी कम्युनल आउटफ्ले ना हो, और ऐसे जो लोग अचानक से एक पूरे समुदाय में उठ के उभर के कानून अपने हाथ में लेते हैं, मैं मानती हूं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर हो सकता है। केवल मानने तक हम सीमित कैसे कर सकते हैं? लोग कांस्टेबल की हत्या कर देते हैं, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं, कहीं बहुत तो स्थिति हाथ से निकल ही रही है। निमिष कुमार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ आनंद लाल बनर्जी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश भी जुड़ गए हैं। निमिष, आप बताइए, अभी ये जो स्थिति है कि आरक्षण की मांग को लेकर इतना उग्र प्रदर्शन हो जाता है कि भीड़ ये भी नहीं सोचती कि वो आरक्षण पाने जा रही है कि लोगों की हत्या करने जा रही है, किसी से कोई परहेज नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, कल जो भी हुआ उससे कोई हमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम आप लोगों ने इतने 20-25 साल में देश में ऐसी घटनाएं बहुत होते देखी, और मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि ये शुरुआत है और ज्यादा होगी। आरक्षण की बात है, आप खुद देखिए, ये बीच आजादी हुई उसके बाद से हुआ। 70 साल की तमाम सरकारें, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेसी हो, कांग्रेसी सरकार हो, सब जिम्मेदार थे। यहां अभी जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि हम तहकीकात करेंगे, ये रिपोर्ट्स बहुत हुई हैं, पार्लियामेंट में रिपोर्ट होते होते एक बहुत बड़ी कई पीढ़ियां निकल गई हैं, होता कुछ नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये सोचना होगा कि आखिर क्यों इस देश की भीड़ उग्र हो रही है। ये गुस्सा कहीं और का गुस्सा निकल रहा है। हालात अब सरकारों के हाथ से बाहर निकल रहे हैं। ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही यूपी में एक एसआई की हत्या की गई, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक पुलिस वाला बेकाबू हो गया और उसने किसानों पर लाठीचार्ज किया। कहां जा रहे हैं?
ये सरकारों को सोचना होगा। यह निमिष जरूर सोचना होगा कि आखिर जा कहां रहे हैं, मुद्दा क्या है, आखिर गुस्सा कहां निकल रहा है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, साजिश है उत्तर प्रदेश को हिलाने की। शाइना एनसी सीधे कह रही है कि यह कानून का फेलियर यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर एक चीज दिख रही है और इसमें शायद शाइना मेरे साथ एग्री ना करें, एक के बाद एक घटनाएं तो हो ही रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कल जो कुछ हुआ, ये इस निषाद पार्टी के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो उसमें मिल गए थे उन्होंने किया, या आरक्षण के लिए हम किसी भी हद तक जाने लगे हैं, ऐसा समाज तैयार हो गया है? राजीव भाई, यहां पर प्रश्न जो आप कर रहे हैं उसमें आधा सच और आधा अलग है। सच्चाई ये है कि मैं चाहूंगा कि सच आप बताएं के लिए हो या मैं चाहूंगा सच आप बताएं किसी कि के लिए क्या है आपके निगाह में। जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूं आपसे राजीव भाई, थोड़ा सा समय दे दीजिए, जितना आपने साइना जी को दिया उनसे आधा दे दीजिएगा। ये चूंकि मुद्दा बड़ा विभत्स है, तो मेरा स्पष्ट रूप से है कि साइना जी बड़ी विद्वान प्रवक्ता हैं। जब इनकी सरकार होती है तब ये साजिश हो जाती है, आरक्षण वाले कर लेते हैं। जब इनकी सरकार नहीं होती और ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे इस तरीके के विभत्स कांड होते हैं, तब ये कानून व्यवस्था का फेलियर होता है। तो ये दो चीजें तो भाजपा को नहीं करनी चाहिए। अगर ये शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का फेलियर है, कोई अपनी मांग कितनी भी मांगे, चाहे किसी भी तरीके से करे, कोई आदमी कानून को अगर हाथ में लेगा तो कानून का काम है उसको सख्ती से निपटना और संविधान का शासन लागू करना। यह शुद्ध रूप से योगी सरकार की टोटल फेलियोरिटी है और यह योगी राज नहीं, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं रावण राज है। पुलिस वालों को मारा जा रहा है, चाहे वो बुलंदशहर में मारे जा रहे हो, अब चाहे ये आजमगढ़ में मारे जा रहे हो। और मैं तो एक बात कहूंगा, सुरेंद्र भाई, आरक्षण के लिए हत्या कितनी जायज है? की रक्षा के लिए आरक्षण पाने के लिए हत्या कितनी जायज है? अभी सरकार तक नहीं आते हैं। मैं एक बात बताऊं, कानून को किसी भी रूप में हाथ में लेना बिल्कुल निकृष्ट काम है और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं इसके अलावा कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बहुत सच्चाई ये है कि आरक्षण मांगे या अपना कोई न्याय मांगे, जो आदमी कानून को साथ हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एसओपीज में आखिर कहां? पहले सुनिए राजीव, आधी बात गलत है, मेरी पूरी बात। बुलंदशहर के बाद गाजीपुर में वही घटना होती है, प्रयागराज में बदमाश बेखौफ है। आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस में कहां कमी दिख रही है आपको? राजीव, उत्तर प्रदेश रावण राज के अंडर में है। बनर्जी साहब, यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी घटना नहीं हो रही है। सच्चाई में एक आतताई का शासन। बनर्जी साहब, आप बोलिए, इनको आदत है, ये बोलते रहेंगे। पॉलिटिशियंस इतने साल से बोल रहे हैं, आप ये मैं कैसे बोलूं? मैं एक बात बताइए, मैं कैसे बोलूं? बोलिए बनर्जी साहब, बोलिए। आ जाएगा, बोलिए। एसओपीज में कहां कमी है? उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर क्यों मात खा रही है? शुक्रिया। देखिए, ये इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के मात खाने की बात नहीं है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश खुद एक 21 करोड़ की जनसंख्या है और इसमें समय समय पर कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं। एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप अपने डिसेंट को दिखा सकते हैं, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। हाँ, वो वायलेंट हो जा रहा है, इसके पीछे इंटेलिजेंस का फेलियर है कि जो सूचना सूत्र हमारे होने चाहिए, जो हमको बता सकते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, वो काम नहीं कर रहा है। मगर पुलिस की फेलियर नहीं है, पुलिस सतत। बनर्जी साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। बनर्जी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग में, आप डीजीपी रह चुके हैं, आप बेसिक ट्रेनिंग का मतलब जानते हैं, क्या कांस्टेबल्स की बेसिक ट्रेनिंग में कभी भी उन्हें क्राउड मैनेजमेंट सिखाया जाता है? और क्या आप ये बताएंगे कि ये बेसिक ट्रेनिंग वाला मैनुअल कब, इससे पहले यूपी में कब अपडेट किया गया था? देखिए, यूपी में कब अपडेट किया गया था ये तो मुझे नहीं याद है, मगर हमारे बेसिक ट्रेनिंग में बाकायदे क्राउड कंट्रोल सिखाया जाता है। मगर समस्या कहीं और भी है कि पहले कांस्टेबल की ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी, दुर्भाग्य से उसको पिछले कुछ वर्षों से केवल 6 महीने की कर दी गई है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी आई हो, परंतु
ये कहना कि हमारे क्राउड कंट्रोल नहीं सिखाया जाता गलत है। आप एक बड़ी बात बता रहे हैं, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं। सिर्फ 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में 6 महीने में आखिरकार कहां से मजबूत हो पाएगी पुलिस? सुरेंद्र भाई, यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कानून का खौफ खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? सीधी सी बात, मुझे पता है कि आपका बयान क्या होगा, आप क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कानून का खौफ खत्म हो गया है? राजीव भाई, पहली चीज तो मैं क्षमा के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कभी किसी दूसरे और विशेषज्ञ के बीच में नहीं बोलता हूं। आप बोले, थोड़ा भाषाई सभ्यता अगर रखेंगे तो बेहतर होगा। उन लोगों को मुझ में न शामिल करें। जी नहीं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बात भी कह लेने दीजिए। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा भाषाई सभ्यता को बना के रखे, आपसे करबद्ध निवेदन है। मैं अब आपको दूसरी बात बताऊं कि कानून का खौफ अगर नहीं खत्म हुआ होता तो बुलंदशहर वाली घटना नहीं होती। बुलंदशहर में भीड़ जो है एक इंस्पेक्टर को शहीद कर देती है, आजमगढ़ में भीड़ एक कांस्टेबल को शहीद कर देती है, और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। पुलिस वाले हो चाहे वर्तमान सरकार के लोग हो, मैं इनको चेतावनी देना चाह रहा हूं, अगर कानून सम्मत काम नहीं करेंगे, विधि सम्मत काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह भीड़ तंत्र जो है ये किसी की भी जान लेगा। आज उस पुलिस वाले की जान लेगी, कल मेरी और आपकी भी जान ले लेगा ये भीड़ तंत्र। 2019 को लेते हो, मतलब आप मान रहे हैं कि भीड़ तंत्र हावी है? बचने की जगह पर बिल्कुल भीड़ तंत्र वर्तमान सरकार में हावी और पूरी तरीके से हावी है, और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरीके की चीजें किसी भी सरकार में अक्षम्य है। चलिए शाइना, जो स्थिति बुलंदशहर में पैदा हुई थी, योगेश राज जो कि उसका प्राइम सस्पेक्ट जो आरोपी बनाया गया था, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको नहीं लगता कि जो बुलंदशहर में जिस तरह से निपटा गया इन तमाम चीजों से, अगर जल्दी और तेजी से निपटा गया होता तो एक संदेश जाता? प्रयागराज की घटना तो बाद में हुई, कम से कम गाजीपुर तो किसी हालत में नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि गाजीपुर में जो प्रधानमंत्री का रैली था, वहां लाखों की तादाद में लोग आए थे। अभी जो एक समुदाय आरक्षण की मांग को लेके कुछ गलत काम करना चाहते हैं या कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, तो आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बल्कि योगी सरकार ने जिस ढंग से पूरे इंसिडेंट को कंटेन किया, मैं मानती हूँ कि मैसेज तो जाता ही है ना शाइना जी, एक मैसेज तो निकल कर जाता है कि स्थिति क्या हो रही है। कम्युनल राइट्स हुए। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए ना, शांति से सब लोगों को सुन रही थी। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 30 सेकंड्स का समय दीजिए। जो आप पिछले शासनकाल में देखेंगे कि कितने सारे कम्युनल राइट्स थे, कितने सारे इंसिडेंट्स ऑफ ग्रोस वायलेंस। अभी आप तुलना कीजिए कि हमारे शासनकाल में क्या हो रहा है। मैं मानती हूं कि एक आध हादसे होने के बाद जो तहकीकात नहीं होती है, जो सजा नहीं देते हैं, तो फिर आप सवाल जरूर पूछिए। लेकिन जो एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है और जहां लोगों जो गुनहगार हैं उनको सजा मिल रही है। चलिए शाइना जी, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के ऊपर बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त रिटायर्ड जज हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। नकवी साहब, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर जिसकी बात शाइना जी कर रही हैं, क्या फॉलो हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अगर कानून इस स्थिति में है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, एक आध हादसे हो रहे हैं, तो इतनी ज्यादा उग्रता क्यों है? देखिए राजीव जी, दो एक चीजों को हमको बहुत साफ तौर समझना होगा। देखिए, ये अरिस्टोटल ने कहा था कि ये जनतंत्र भीड़तंत्र है। तो ये जो भीड़तंत्र की स्थिति है, इसमें बहुत बड़ी वजह हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने बुलंदशहर की घटना पर पुलिस वालों का मनोबल नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने गाय वालों जो पकड़े गए और जिनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस वालों को शहीद करने वालों को अरेस्ट किया गया। जो ये एक मिसहैंडलिंग है, ये एक फेलियर है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव। वो एक चश्मा उतारे योगी आदित्यनाथ जी, अब एक महान का चश्मा उतारे, बल्कि एक चीफ मिनिस्टर का चश्मा पहने। और जिस तरह से उन्होंने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी खुली छूट दी है, ये एक बड़ी, हमें पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, हमको इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सोशल प्रॉब्लम की तरफ देखना चाहिए। जनता को पुलिस तो है ना नकवी साहब, पुलिस तो है ना, पुलिस तो कंट्रोल कर ही सकती है।
सरकार के ऊपर सीधे सीधे तोहमत लगा देना तो बहुत आसान चीज होती है। पुलिस तो यहां पर कर पा रही होगी, लेकिन पुलिस का फेलियर भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह सब कुछ आरक्षण के नाम पर भी हो जाता है, भीड़ को आगे बढ़ाने के नाम पर भी हो जाता है। आपसे सवाल, आपसे जवाब लूंगा। थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। सभी आप हमारे पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं, फिर जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर भीड़ तंत्र हावी क्यों हो रहा है। खामी का मांग को लेकर प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा कि कुछ भी हो सकता है। बात सिर्फ यहां पर यह है कि एक के बाद एक चीजें आती ऐसी जा रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था और तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, निमिष कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर बीडी नकवी रिटायर्ड जज हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही आनंद लाल बनर्जी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर बड़ा सिंपल सी बात, कानून व्यवस्था पर तो हम तमाम सवाल यहां पर उठा सकते हैं, उठाए जाने भी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर होता कोई उग्र प्रदर्शन कहां तक सही है? हम पिछड़े होने की लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे साहब? समाज में दो पहलू यहां निकल कर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था और आरक्षण को लेकर। क्या आप समर्थन करेंगे कि हम पिछड़े होने की लड़ाई लड़ते रहें और इतनी उग्र हो कि किसी की भी हत्या हो जाए? देखिए राजीव भाई, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, आरक्षण जो है संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण को कानून सम्मत तरीके से मांगना बिल्कुल जायज है। ये कानून सम्मत था क्या? जो कल हुआ वो कानून सम्मत तो नहीं था। किसी चीज पर कानून तोड़ने के लिए पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आपसे सर बोल रहा हूं, इसीलिए सर बोल रहा हूं। बोले राजपूत साहब, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो आरक्षण चाहे जायज मांग को लेकर के हो, नाजायज मांग को लेकर के हो, या कितनी भी जायज मांग को लेकर के हो, संविधान को हाथ में लेने का, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। और यह सरकार और शासन तय करता है, राज्य सरकारें तय करती हैं कि संविधान का शासन लागू हो, और कोई भी गलत काम करे वो जेल के पीछे जाए और उसको कठोरतम कार्रवाई मिले। सच्चाई यह है कि यहां पर आरक्षण की बात क्यों हो रही है? यहां पर बात सिर्फ कानून व्यवस्था की होनी चाहिए। आप और हम अगर कल की डेट में बंदूक लेकर निकल जाएंगे अपनी जायज मांगों के समर्थन में, तो क्या पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी? पुलिस को हमें पकड़ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री थे वहां मौजूद, प्रधानमंत्री की सभा थी राजपूत साहब, प्रधानमंत्री है देश के, क्या किसी भी उग्र प्रदर्शन को उनकी सभा में करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या दी जाती रही है? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी चीज कानून सम्मत नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका काम किसका है? वर्तमान सरकार का है। सुरेंद्र जी तो मंच शेयर कर रहे हैं, डायस शेयर कर रहे हैं। सुरेंद्र जी एक सवाल छोटा सा, बस एक पत्रकार की ओर से, कि आप क्या ये, यदि इस देश में आरक्षण जो जाति आधार पर है उसको यदि गरीबों, क्योंकि गरीबी का हम और आप सब हमेशा कहते हैं कि गरीबी का कोई धर्म जाति समुदाय नहीं होता, गरीब होता है बेचारा, वो पेट की भूख होती है। क्या यदि ऐसा होता है तो आप इसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? बताइए प्लीज। जवाब सुरेंद्र जी, थोड़े से वक्त की समस्या है। मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा और फिर शाइना के पास भी आना चाहूंगा। शाइना जी, आपसे यही जानना होगा कि 2019 के लिए क्या ये रणनीतिक कोशिश तो नहीं है? ये सब 2019 के लिए तो नहीं हो रहा है? छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप अपने एक तरीका होता है, अगर छोटी लाइन है उसको बिना छुए उसको कम करना है तो उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो दूसरे मुद्दे अब तक चल रहे थे उन्हें हटाने के लिए ये एक मुद्दा सामने आ जाता है? ये सब कुछ 2019 की रणनीति तो नहीं है, सब 2019 जीतने की कोशिश का हिस्सा तो नहीं है हर ग्रुप का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक प्रजातंत्र लोकतंत्र में कोई भी मुद्दे पे जनता जरूर आंदोलन कर सकती है, कभी कभार मोर्चे लगा सकती है, अपनी राय मत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि इस ढंग से प्रधानमंत्री के रैली के बाद जहां इतने लाखों की तादाद में लोग आए थे, वहां एक आध व्यक्ति जो अचानक से कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो ये एक षड्यंत्र जरूर महसूस होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप यूपी की इतिहास देखिए कि कितने केसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस, कितने केसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले शासनकाल में, और तुलना कीजिए हमारे शासनकाल में, तो आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ
जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करने के रूप में। अब रही बात कि आपने सवाल पूछा आरक्षण को लेके, मैं जरूर मानती हूं कि आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि सोशियोलॉजिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और जहां किसी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वहां काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई कानून अपने हाथ में ले और इस ढंग से हलचल मचाए। मैं मानती हूं कि 2019 की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है, लेकिन ये घोषित करना टेलीविजन चैनल पे नासमझी होगी। मैं मानती हूं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चलेगा। ये भी इशारा तो आपने दे दिया शाइना जी की राजनीतिक बात आपने कहा कि कैसे लोगों को के प्रति हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप कन्विक्शन रेट देखिए, क्राइम रिपोर्ट्स देखिए उत्तर प्रदेश के, और वो भी जरा आप चलिए बनर्जी साहब से जान लेते हैं। शाइना जी फॉर्मर डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के बनर्जी साहब, क्या पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जो कन्विक्शन रेट है, जिस तरह से जांच की जा रही है, वो क्या संतोषजनक रही है? क्या आज के हालात जो हैं वो केवल राजनीतिक साजिश या षड्यंत्र तक सीमित किए जा सकते हैं? देखिए ये ऐसा है, इसको दूसरे तरीके से देखा जाए। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के रैली के आसपास हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये प्रधानमंत्री जी के रैली से 15 किलोमीटर दूर ये घटना घटी है। अच्छा, जहां तक ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्शन ईयर है। हर इलेक्शन ईयर में आप देखेंगे कि इस तरह की मांगे, इस तरह की घटनाएं वो बढ़ जाती हैं। अच्छा, जहां तक इसकी बात है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, आप केवल लॉ एंड ऑर्डर बात करके नहीं कर सकते हैं। पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या पुलिस अचानक कमजोर क्यों पड़ जाती है बनर्जी साहब? मैं बस यही, पुलिस अचानक कमजोर क्यों पड़ जाती है? क्या राजनीतिक दबाव हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, या चुनाव के आते ही अचानक जो पुलिस का बेहतर काम कर रही है वो कमजोर होने लगती है? गाजीपुर की घटना में पुलिस कमजोर नहीं पड़ी थी। वो पुलिस लौट रही थी, उसको ये कहा गया था कि आप तुरंत वहां पहुंचिए और ये भीड़ वहां पे है, उसने रास्ता रोका हुआ है, ठीक है, उसके साथ आप डील कीजिए। ये लोग जब वहां पहुंचे हैं, जो आधिकारिक रूप से मेरी वहां के पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, पुलिस अधीक्षक ने बताया है, और यही हमारे उस पर है, यही आप देख रहे होंगे अपने टीवी पर भी जो वीडियोस हैं, तो उस समय जो है ये भीड़ उग्र हो गई है। इस भीड़ के उग्र होने का ये कारण समझ में आता है कि विभिन्न जगहों पर इस तरह ये जो आरक्षण का मांग कर रहे थे या अपनी मांग रखना चाह रहे थे, वे संभवतः प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में पहुंचना चाह रहे थे, मगर उनको पहले ही रोक दिया गया। बनर्जी साहब, मेरा पुलिस फोर्स इसको रोकने का कोशिश किया। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, इस कांस्टेबल को, इस हेड कांस्टेबल को सर पे चोट लगी है, जिसके चलते कि ये लग रहा है मृत्यु हुई है। साहब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि पुलिस में हमेशा से एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट को ये नहीं मालूम था कि वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और होती रहेंगे तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप ये मान रहे हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा था, ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। जी हाँ, यानी एलआईयू मौके पर अपनी जानकारी, अपनी तफ्तीश पूरी तरह से रख नहीं पाए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सुरेंद्र भाई, एक तरीके से निकल कर आ रही है ये बातें कि वहां पर जिस तरीके से पुलिसिंग होनी थी उसमें एक खामी थी, जिसका खामियाजा एक पुलिस कांस्टेबल को उसकी दुखद मौत हो गई, शहीद हो गया वो। लेकिन यहां पर भीड़ तंत्र भी हावी होता दिखाई पड़ा है। क्या केवल इतने से ही इस बात को रफा दफा कर देना चाहिए? अचानक पुलिस क्यों कमजोर हो जाती है, जो पूरे कई दिनों तक काफी अच्छा काम करती रही? जब शासन और सत्ता अपना इकबाल खो देते हैं तो निश्चित तौर पर भीड़ तंत्र हमेशा हावी होता है। राजीव भाई, सच्चाई यह है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाली वर्दी, एक वर्दी का कांस्टेबल 10,000 लोगों को नियंत्रित करता है,
लेकिन जब कानून का खौफ सरकार पैदा करती है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिफारिशों पर लोगों के थाने दिए जा रहे हैं, लोगों की पोस्टिंग दी जा रही है और उनकी कृपा पर वो लोग रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानून का पालन करते हैं, न कि संविधान का पालन करते हैं। लेकिन संविधान का पालन जितने उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में किए, संगीन बदमाशों को न्यूट्रलाइज किया है, खत्म किया है, जेल के पीछे पहुंचाया, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। फिर इस तरह की घटनाएं जो आ जाती हैं, इसको राजनीतिक साजिश से क्यों ना जोड़कर देखा जाए? अगर मैं फिर से वही बात आपसे कह रहा हूं, अगर इतने इनकाउंटर से आना तो खौफ हो जाना चाहिए ना उत्तर प्रदेश में बदमाशों में, जो असामाजिक तत्व और जो गैर कानूनी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो डर क्यों नहीं रहे? एक सवाल इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं ये शासन और सत्ता और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की फेलियरिटी है और ये उसका जंगल राज है। बीजेपी थाने और उसकी पोस्टिंग में करते हैं। मैं आपको पुराना, हम जर्नलिस्टों ने कई बार इस चीज को पब्लिश किया है, लोगों को दिखाया है। यूपी में एक समय में आधे से ज्यादा पोस्टिंग जो फील्ड पोस्टिंग थी उसमें यादव हुआ करते थे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये राजनेताओं ने, क्या आप मानते हैं कि राजनीति का पुलिस विभाग में बिल्कुल दखल बड़ा है? सुरेंद्र भाई बिल्कुल है, पूरी तरीके से मैं सहमत हूं आपकी बात से। चाहे ये सरकार, उस सरकार को तो जनता ने क्या नाम कहीं ना कहीं हटा दिया ना। इस सरकार को जनता लाई थी, किस लिए लाई थी कि ये भी दखल करेंगे क्या? इन्होंने कमिश्नर प्रणाली लागू की, प्रकाश सिंह समिति लागू की, एल बनर्जी यहां पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछे प्रकाश सिंह समिति की सिफारिशें लागू हुई क्या? कमिश्नर प्रणाली लागू हुई क्या? पुलिस रिफॉर्म लागू हुए क्या? ये सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई है और आज देवेंद्र लोधी जैसे विधायक पागल, और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, जो बुलंदशहर का विधायक वो कह रहा है कि सुबोध कुमार सिंह ने खुद को गोली मार ली। जब इस तरीके के विधायक इनकी सरकार में होंगे और पुलिस उनकी सुनेगी तो निश्चित तौर पर पुलिस कमजोर पड़ेगी। शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है एल बनर्जी। वाकई एल बनर्जी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ कमी है, कुछ खामी है, ऐसी बात नहीं है कि इससे इनकार कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन उसके बाद मैं बीडी नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस रिफॉर्म की बात होने लगी है हमारी इस बहस के बीच में, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कुछ चल रहा है, क्या वो उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है या अब हाथ से निकल चुकी है चीजें? छोटे से ब्रेक के बाद बात यह है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक कांस्टेबल को उतार दिया जाता है, फिर ट्रेनिंग का उसको मौका नहीं मिलता है। यहां पर जब पुलिस मार खाने लगेगी तो हम जांच क्या करेंगे? हम आखिर कोर्ट में किस तरह के तथ्य देंगे? आखिर क्या संभाल पाएगी पुलिस उत्तर प्रदेश की? बनर्जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो जो वाकया हुआ वो 2 अलग अलग जगहें थी, तो इसके बारे में ये कहना होगा जैसे समाज में पुलिस का भय खत्म हो जाए, वो समाज में आखिर क्या होगा, एक लार्जर इशू है। जहां तक रिफॉर्म की बात है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, पब्लिक से अच्छे रिश्ते हो, लेकिन गवर्नमेंट का जो तरीका है हमारी सरकार का वो डबल स्टैंडर्ड है। 2 बेगुनाहों को पुलिस कहीं इनकाउंटर मार देती है तो उनकी शाबाशी होने लगती है। जब एक जो सोशल ग्रुप्स, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, जब पुलिस पर अटैक कर देते हैं तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदल जाता है। तो गवर्नमेंट को डबल स्टैंडर्ड अपना खत्म करना होगा। हर समाज के तबके को एक तरह से देखना होगा। हमारे यहाँ कुछ तबके ऐसे हैं, जैसे निषाद समाज है, ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इसकी एजुकेशन नहीं है, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है, इनको गवर्नेंस में हिस्सा नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ी वजह ये हुई कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने प्रोटेस्ट का मौका तो दे। प्रधानमंत्री जी प्रोटेस्ट नकवी साहब इस तरह से हो जाना चाहिए। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई। शाइना, यूपी में अगर इसी तरह से तनावों में लगातार घिरता रहा तो क्या आम चुनाव से पहले आपको अपनी राह में कांटे नजर नहीं आते? कैसे संभालेंगे आप यूपी को? Where are you, नंदन? शाइना इनसी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सुरेंद्र भाई, अगर यूपी तनावों में ऐसे ही घिरता रहा तो कैसे संभाला जाएगा? 2019 का चुनाव है और यूपी की ये वर्तमान हालत तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए, लोगों की
लोगों की हत्याएं हो, मौतें हो, आरक्षण के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति को और पैदा करके हम चुनाव नहीं जीतना चाहते। हम चुनाव में इन सब चीजों से लाभ नहीं लेना चाहते हैं। भाजपा को ये सब चीजें मुबारक हो। कत्लो गारत की राजनीति भाजपा करती, हम नहीं करते। हम तो अभी भी वर्तमान सरकार से अपील करते हैं कि अपना इकबाल कायम करें, संविधान का इकबाल कायम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जबानी जमा खर्च की जगह कुछ एक्शन में काम लें। सच्चाई ये है कि थानों को ताकत दें, पुलिस वालों को ताकत दें। लेकिन लगता नहीं कि थानों को ताकत दी गई है अब तक। राजपूत साहब, अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद पुलिस उतना स्ट्रांग होकर नजर आती जितना उसको होना चाहिए था। बुलंदशहर और गाजीपुर जैसे हादसे नहीं होते। बहुत शुक्रिया इस पैनल में मौजूद सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात यहां पर साफ है जो निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि कहीं बहुत सभी पैनलिस्ट का ये तो मानना है कि यहां पर कहीं बहुत जो दखलंदाजी बढ़ी है पुलिस में, जिस तरह से पुलिस अपने काम को अपनी तरह से अंजाम नहीं दे पा रही है, और खास तौर पर हमारे साथ जो जर्नलिस्ट जुड़े थे उनका कहना था कि ट्रेनिंग ही नहीं है, तो वो सब कुछ जमीन पर दिखाई तो पड़ता ही है। वक्त हमारी पहली बहस में छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।